एक मेल और एक फीमेल जब दोनों मिलाप करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक स्त्री के है ना शरीर में जा रहा होता है, योनि में प्रविष्ट कराए जाते हैं। एमसीक्यू में पूछेगा लाडलो कि एक्रोसोम तथा केंद्रक के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, बहुत खतरनाक लेवल वाली इसमें ऑब्जेक्टिव निकलती है बायो में। आप सोचते हो कि 30 ऑब्जेक्टिव कर लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो ये तुम्हारी भाई साहब भ्रम है और कुछ भी नहीं है, समझो। अब तुम जब चैप्टर कर रहे हो तो तुम्हें लग रहा होगा कि भाई साहब यूट्यूब पे तो सारे लोग ऐसे ही कुछ कुछ पढ़ा दे रहे हैं, भरसक लड़के का नंबर अच्छा नहीं लाता। भाई पूरा डिटेल में पढ़ाई करोगे तब तो मज़ा आएगा। हेलो लाडलो, कैसे हो सारे लोग? आपके डिमांड पे आज दूसरा चैप्टर लेकर आ रहा हूँ। 1 शॉर्ट वीडियो होगा और बेहतर तरीके से यार जितना लंबा हो देख लेना। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ उस पूरे मतलब मानव जनन के चैप्टर के बारे में, कि आपको रियलाइबल लगेगा भाई साहब कि देख लो किस लेवल से तुम्हारी पढ़ाई होगी इस वीडियोस के अंदर। ये पूरा नोट्स है। सबसे पहले आपको शुक्राणु दिख रहा है, ठीक है, शुक्राणु की संरचना दिख रहा है, उसका प्रकार दिख रहा है, वीर्य क्या होता है, एवरीथिंग विथ फिगर विथ डायग्राम। समझना मेरी बात है, ध्यान से लाड लो, वरना ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, सच्ची बता रहा हूँ। आप देखो यार, केवल फिगर से पूरा का पूरा चीज़ आपको इस चैप्टर में फिगर द्वारा मिलने वाला है और हर चीज़ को एक्सप्लेन मैं आपको बता दूंगा, जहाँ से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर सब चीज़ लड़ेंगे। कतई घबराने वाली बातें नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। मुझे पता है आप सब इस वीडियो को देखोगे एंड शेयर भी करोगे, ठीक है। तो ये चैप्टर था एंड देन अब होता है आपका स्टार्ट टॉपिक, और ये पूरा नोट्स है, आप ले भी सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। सबसे पहले ध्यान से देखो लाडलो, शुक्राणु की संरचना है ना, शुक्राणु की संरचना एवं प्रकार और तथा वीर्य। सबसे पहले शुक्राणु, उसकी संरचना जानेंगे और प्रकार होता है, और फिर वीर्य क्या होता है, सब चीज़ डिटेल में जानेंगे। कह रहा है सबसे पहले हम लोग शुक्राणु के बारे में जानेंगे, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, जो मनुष्य के शरीर में बेसिकली होता है, और भी बहुत सारे लोगों के शरीर में होता है। सब एक्सप्लेन करूँगा, सब एग्जाम्पल से बताऊँगा। इस चैप्टर में बहुत मज़ा आएगा लाडले, है ना, सो बने रहना। देखो, शुक्राणु के अंग्रेजी शब्द में स्पर्म कहते हैं हम लोग, है ना, शुक्राणु को अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं। इसकी जो व्युत्पत्ति थी ना, ग्रीक शब्द स्पर्मा से हुई है। कहाँ से हुई है? ग्रीक शब्द, ग्रीक यानी कि यार मान लो विदेशी, है ना, याद रख सकते हो, अपने देश में नहीं, विदेशी देशों के द्वारा बताया गया था। अंग्रेजी में स्पर्म, यह शब्द स्पर्मा से हुई है, जिसका अर्थ है बीज। इसका अर्थ क्या होता है? बीज, ठीक है, यानी कि सीड। शुक्राणु सूक्ष्म धागे नुमा संरचना है, यानी कि एकदम बहुत छोटे छोटे धागे जैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे। क्लियर है? शुक्राणु के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेसिस कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। शुक्राणु नर युग्मक होते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं भाई साहब? नर युग्मक होते हैं। ऑब्जेक्टिव आ गया ना कि शुक्राणु कैसा होता है, नर के जैसा, स्त्री के जैसा, मतलब तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में देखा शुक्राणु नर युग्मक होते हैं, मादा युग्मक होते हैं, तो किस तरह से होते हैं याद रखिएगा, जो वृषण के भीतर नर जर्म कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्लियर है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था भाई। शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, ये स्पर्मा से आया है, ग्रीक से। क्लियर है? जिसका अर्थ होता है बीज। शुक्राणु सूक्ष्म धागे नुमा संरचना का होता है, बहुत पतला सा छोटा छोटा। शुक्राणु को उत्पन्न होने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं हम लोग, या आप कह सकते हो एक्सपर्मोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। आगे देखो, एक छोटा सा पॉइंट है लाडलो, शुक्राणुओं की संरचना अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। क्लियर है? याद रख लेना, अलग अलग जीव में अलग अलग तरीके से शुक्राणु की जो संरचना होती है वो होती है। क्लियर है? जैसे मानव की अगर हम बात करें तो मानव में चम्मच के आकार का होता है, याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताओ शुक्राणु की जो संरचना है मानव के शरीर में कैसी होती है, तो चम्मच के जैसी होती है। चूहे में हुक के आकार के जैसा होता है, चूहे में हुक के आकार के जैसा होता है। स्टेकेरिसिस में अमीबोइड एंड पूछविहीन और क्रिस्टेशियन जीवों में तारे नुमा होता है, तथा पक्षियों में अस्प्रिलाकर होता है। अब देखो मैं बताता हूँ, एक मानव पूछेगा, एक चूहा पूछेगा, या तो एक पक्षी पूछेगा, और कुछ भी नहीं पूछता एग्जाम में, तो वो चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको बेसिकली याद करके चलनी है। मैं तो कंप्लीट ही पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि यार मुझे 1 शॉट देना है। मैं बाकी टीचर की तरह आया टॉपिक दिया नहीं, शुक्राणु क्या होता है पूरा डिटेल में आप जानो,
ठीक है, शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, मानव में कैसा होता है, पक्षी में कैसा होता है, वही तो चीज़ बताया ना यार। क्लियर है, आगे बढ़े लाडलो। चलो, तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा, टेंशन मत लो, इसका आप नोट्स आराम से ले सकते हो। अब यहाँ देखो, देखो धागे के जैसा दिख रहा है, एकदम पतले पतले धागे के जैसा, और ये तुम्हारा भाई साहब एक बीज का काम करता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है वो है, लेकिन एक काम करके एक बच्चे जनन में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। सोचो, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स क्या करता है भाई साहब, एक बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया को, एक मतलब एक जो इसका बीज है वही काम आता है, फिर वो फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, और वहाँ से बच्चे की उत्पत्ति होती है। तो आई होप इतना तो आपको समझ में अब आ गया होगा, ठीक है, कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बट वर्क इज वन स्पर्म्स, है ना। चलो ठीक है, शुक्राणु की संरचना एवं प्रकार तथा वीर्य। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, शुक्राणु अधिवृषण में संचित रहने पर गतिहीन यानी कि मोटिल रहते हैं। याद रख लेना, मोटिल का मतलब होता है गतिहीन, चलते नहीं है भाई साहब, रुक जाते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन नर की सहायक जनन ग्रंथियों के स्रावों की सहायता से ये और अधिक सक्रिय और गतिशील हो जाते हैं। किसकी? नर की सहायता से, जो जनन की ग्रंथियों की स्राविता है वो भाई साहब सहायता से इसकी ना अधिक सक्रिय हो जाती है, गतिशील यानी चलने लगती है, मूव करने लगती है एक से दूसरे जगह। शुक्राणुओं के विभिन्न सहायक ग्रंथियों के स्रावों के साथ मिलने से वीर्य यानी कि जो सेमन है उसका निर्माण होता है। याद रख लेना, याद रख लेना भाई साहब, कैसे निर्माण होता है अच्छे से बता दिया आपको। एक स्खलन में लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख संख्या शुक्राणु विसर्जित होते हैं। मैंने वही बोला, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स उत्सर्जित होते हैं। ये शुक्राणु जब मादा की योनि में प्रविष्ट करते हैं, ठीक है, यानी मिलाप के दौरान जब एक मेल और एक फीमेल जब दोनों मिलाप करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक स्त्री के, है ना, शरीर में जा रहा होता है, योनि में प्रविष्ट कराए जाते हैं। तो ये मादा की योनि के भीतर 2 mm प्रति मिनट की चाल से गति करते हैं। याद रख लेना, ठीक है, mm की गति से भाई साहब ये क्या करते हैं, चाल करते हैं अंदर, मतलब मूव करते रहते हैं। क्लियर है? सो अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, अब देखो यहाँ पर एक स्पर्म का फिगर दे दिया है अच्छे तरीके से, ठीक है, एक वीर्य का फिगर दिया है, ठीक है। तो अच्छे से आपको इसमें समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा जूमिंग पॉइंट है तो फट रहा होगा, बट मैं बेसिकली फिगर दिखाना चाहता था। इंग्लिश में है ये, कोई दिक्कत नहीं है, आपके एग्जाम में इसका कोई पार्ट वोट नहीं पूछता, तो मैंने आपको बस बताने के लिए फिगर लिख रखा था। भाई देख लो कि एक्रोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, कोलर्स क्या होते हैं, है ना, तो फ्लैगेलमन क्या होता है, तो वही सारी चीज़ें। अब देखो, अगर ध्यान से आप देखोगे लाडलो, ये लेक्चर आपके लिए स्पेशल है, हर चीज़ समझोगे। ध्यान से देखो, संरचनात्मक रूप से मानव शुक्राणु के 4 मुख्य भाग होते हैं। संरचना के रूप से भाई साहब 4 गो भाग होता है ना। सबसे पहला होता है शीर्ष ग्रीवा, दूसरा होता है मध्यम भाग एवं पुच्छा, और अगला शुक्राणु का शीर्ष भाग 2 भागों से मिलकर बना होता है ना। याद रख लेना, शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है ना, ये जो शीर्ष ग्रीवा है ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं अग्रपिंडक या एक्रोसोम क्या होता है। क्लियर है? नाम रख लेना, अग्रपिंडक या एक्रोसोम होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। 2 नंबर में आपके सवाल पूछे जाते हैं। कितने नंबर में आपके सवाल पूछे जाते हैं लाडलो? 2 नंबर में आपके सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। सो थोड़ा सा डिटेल में इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि शुक्राणु का शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा संरचना होता है, टोपी के जैसा संरचना होता है शुक्राणु के शीर्ष वाले भाग पर, जिसे अग्रपिंड यानी कि एक्रोसोम कहते हैं हम लोग। याद रखना, एक्रोसोम क्या होता है, शुक्राणु के शीर्ष वाले भाग पर एक टोपी नुमा संरचना होती है, उसी को हम लोग अग्रपिंड भी कहते हैं यार, एक्रोसोम कहते हैं। और ये 1 नंबर में पूछ सकता है, याद रख लेना, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछ सकता है भाई साहब कि शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना होता है, उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दे दिया, तो उसे अग्रपिंड कहते हैं, इंग्लिश में एक्रोसोम। याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि निषेचन के समय शुक्राणु द्वारा अंड भेदन यानी कि
पेनेट्रेट यानी अंड में प्रवेश करने में सहायक होता है। याद रखना, निषेचन के समय ये क्या होता है, शुक्राणु द्वार से अंड भेजन में प्रवेश करने में सहायक होता है, सहायक करता है। अग्रपिंडक एक्रोसोम गेल्जी काय का रूपांतरण होता है। क्लियर है? तो बस इस वाले पॉइंट में एक ही पॉइंट याद रखना था। अगर मान लो अग्रपिंड या एक्रोसोम का पूरा डेफिनेशन पूछ दिया कि एक्रोसोम होता क्या है या अग्रपिंड होता क्या है, तो आपको ये 2-3 लाइन याद होना चाहिए। क्लियर? चलो आगे देखो, अग्रपिंडक या एक्रोसोम में अंड को भेदने के लिए एंजाइम होते हैं। याद रखना, अग्रपिंड या एक्रोसोम में अंड को भेदने के लिए क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि है ना, कि अग्रपिंड या एक्रोसोम में अंड को भेदने के लिए क्या होता है भाई साहब, वो एंजाइम होते हैं, जिनको स्पर्म लाइसिस कहते हैं। मानव में 3 प्रकार के स्पर्म लाइसिस एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के लाडलो, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब यहाँ पर एगो दे दिया है भाई साहब स्पर्म का, अच्छे तरीके से फिगर दे दिया। देखो फिर उस बार सीधा दिया था खड़े, और इस बार क्या दे दिया है, थोड़ा सा डाउन टू बेंड करके दे दिया, नीचे की तरफ झुकता हुआ। देखो ये सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है नोखिला, एक्रोसोम बोलते हैं। इसके यहाँ वाला पार्ट जो होता है उसको हेड बोलते हैं, ध्यान समझना। और यहाँ जो एक पार्ट है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और मिड पीस होता है यहाँ, उसके भी नीचे जो होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो भाई एक तरह से इसका पोंछ बना के दे दिया है, समझ रहे हो? तो देख लो भाई साहब कितने बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। फिगर के बाद यार देखो ध्यान से, हाइलुरोनिड्स एंजाइम क्या होता है, प्रोक्रोशिन एंजाइम क्या होता है, ठीक है। और एक और है जो क्या है, कोरोना पेंट्रेटिंग एंजाइम क्या होता है। सबसे पहले हाइरोनोलिडिस एंजाइम के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, यह एंजाइम अंडाणु के चारों ओर पाई जाने वाली कोरोना रेडिएटा को पुटकीय कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाले हाइलुरोनिक अम्ल को अपघटित करता है। क्लियर है? क्या करता है ये, अपघटित करता है भाई साहब, किसको, हाइलुरोनिक अम्ल को, ठीक है, जिससे कोरोना रेडियोटा में छेद हो जाता है। क्या होता है, कोरोना रेडियोटा में क्या होता है भाई साहब, छेद हो जाता है। अब इसका एक फिगर दे दिया देखो डिटेल में कि किस तरह से भाई साहब ये छेद होता है। देख लो, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये मैंने पूरा बताया था कि ये टेल वाला पार्ट है, ये फ्लैगेला है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर वाइज दे दिया है भाई साहब, और यहाँ जाके क्या कर दिया, इस सबको एक बेहतर भाग में तैयार करके, मतलब खाली करके दे दिया कि भाई साहब देखो इसके जो बीच वाला पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जो सबसे ऊपर वाली इसकी लेयर होती है ना उसको एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। और जेनिटॉल क्या होता है, इसके जस्ट नीचे वाले पार्ट को जेनिटॉल बोलते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को तो हेड बोलते हैं, सबसे ऊपर वाले पार्ट को हेड और सबसे नीचे वाले पार्ट को टेल बोलते हैं। और बीच में जो तैयार किया गया ये आपका एक बॉडी तैयार किया गया, एक शरीर। क्लियर है? तो इस तरह से भाई होता है। आगे देखो, आगे हम लोग को क्या जानना है, प्रोक्रोशिन एंजाइम के बारे में जानना है ना। ये जोना पेलुसिडा को भेदने का कार्य करता है, या जोना पेलुसिडा को भेदने का काम करता है, मतलब भेद देता है, ठीक है। कह रहा है कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम होता क्या है, यह कोरोना रेडिएटो को भेदने में सहायक करता है। मतलब ये किसको भेजता है भाई साहब, रेडिएटो को भेदने में सहायक होता है। कौन, कोरोना। और प्रोक्रोशिन क्या करता है भाई साहब, ये पेलिसिडा को भेदने में कार्य करता है। तो बस इतना याद रखो कि किसको किसको मतलब भेद देता है ना। चलो, उसके अंदर मतलब पार करता है, छेद करता है, उसके अंदर जाता है। तो इस तरह से अगर आप याद रखोगे तो ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप केवल यहाँ ऑब्जेक्टिव क्लियर करने आए हो, सब्जेक्टिव क्लियर करने आए हो, वन शॉट मतलब कि आप मोटा मोटी डेफिनेशन देखने के लिए आए हो, चीज़ें होती क्या है। डिटेल में तो पढ़ने के लिए भाई 10 घंटे 12 घंटे लगेंगे, समझ रहे हो। हाँ, अगुणित केंद्रक क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या होता है, अग्रपिंडक या एक्रोसोम के पीछे की ओर एक अगुणित केंद्रक होता है। याद रख लेना, किसके, अग्रपिंड या एक्रोसोम के पीछे की ओर एक अगुणित केंद्रक होता है, जो पिता से आनुवांशिक लक्षणों को संतति में पहुंचता है। जो पिता के आनुवांशिक लक्षणों से संतति यानी संतान में, अपने बच्चों में पहुंचता है। केंद्रक में हिस्टोज प्रोटीन के स्थान पर प्रोटोमाइन प्रोटीन पाया जाता है। तो याद रख लेना, कौन से प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के जगह पे बच्चे में क्या पाया जाता है भाई साहब, प्रोटामाइन प्रोटीन पाई जाती है ना। तो एक बाप से एक बेटे में उसकी जो भी चीज़ें होती है, डीएनए भी बोल सकते हो आप, है ना, और भी कुछ कुछ चीज़ें क्रोमोसोम्स होती हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक बाप मतलब बाप से एक बेटे में जाती है। क्लियर है? तो एक्रोसोम भी जो होता है वो जाता है।
क्लियर है? तो अच्छे से याद रख लेना। अगला देख लो, ये फिगर दे के फिर अच्छे से डिटेल में बताया, थोड़ा सा कलर वाइज कर दिया। एक्रोसोम देखो हमने बताया था कि सबसे ऊपर वाला भाग होता है न्यूक्लियस, बीच वाले भाग देखो किस तरह से होता है। तो धीरे धीरे आपको दिखा रहा है कि भाई साहब एक बच्चा कैसे तैयार हो जाता है, एक स्पर्म, एक वीर्य की मदद से, समझ रहे हो? तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, तो वही सारी चीज़ें हैं कि आपको डिटेल में पढ़ाई करनी है, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ये नोट्स आप ले सकते हो। एक्रोसोम, भाई साहब एक्रोसोम तथा केंद्रक के बीच रिक्त स्थान को हम लोग परफोर्टोरियम कहते हैं, याद रख लेना। एमसीक्यू में पूछेगा, एमसीक्यू में पूछेगा लाडलो कि एक्रोसोम तथा केंद्रक के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो परफोर्टोरियम बोलते हैं, याद रख लेना, परफोर्टोरियम, ठीक है। अब हम लोग आगे जो टॉपिक है हम लोगों का हुआ ग्रीवा, जिसको हम नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक। अब एक ग्रीवा क्या होता है, ध्यान से समझना, एक ग्रीवा क्या होता है। इसमें दो तारक काय यानी कि सेंट्रियोल होते हैं। कितने? दो तारक काय होते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। 90 डिग्री के कोण पर ही नहीं है, ठीक है, जो 90 डिग्री के सीधे एकदम, मतलब सीधे बोल सकते हो कि स्थित होते हैं। इसमें एक समीपस्थ यानी कि प्रोमिक्सल सेंट्रियोल तथा दूसरा दूरस्थ यानी कि डिटल सेंट्रियोल ये कहलाता है, याद रख लेना। इसमें तारक काय होते हैं जो एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पे स्थित होते हैं, है ना। इसमें एक जो समीपस्थ है और दूसरा क्या है? दूरस्थ है, यानी कि एक मतलब नज़दीक वाला है, एक दूर वाला है, ठीक है। तो नज़दीक और दूर वाला कहलाता है। मतलब आप इस तरह से याद रख सकते हो कि समीपस्थ और दूसरा दूरस्थ होता है। क्लियर है? आगे अगर आप एक पॉइंट बनाओ तो लिखो कि समीपस्थ तारक काय युग्मक में मनसूत्री विभाजन विदलन की शुरुआत करता है, जबकि दूरस्थ तारक कार्य अक्षीय तंतु बनाता है जो पूंछ का निर्माण करता है। तो पूंछ का जो मतलब सबसे नीचे वाला भाग का जो निर्माण करता है, जो टेल आपको दिख रहा है, पूंछ का जो निर्माण करता है, वो कौन करता है लाडलो? समसूत्री विभाजन विदलन की शुरुआत करता है, जबकि दूरस्थ तारक काय अक्षीय तंतु बनाता है जो पूंछ का निर्माण करता है। तो जो दूरस्थ तारक है ये क्या करता है? पूंछ का निर्माण करता है, यानी कि सबसे लोअर वाला पार्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट का निर्माण करता है। तो बस इस तरह से आपको डिटेल में समझना था। छोटी छोटी पार्टें हैं और आप बेहतर तरीके से सारी चीज़ें भाई साहब समझ सकते हो। आगे हमारा है मध्य भाग क्या होता है ना। ध्यान से देखना, बीच वाले भाग को हम मध्य भाग बोलते हैं, मिडल। इस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में भी भाई माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, याद रख लो, जो गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं, याद रख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो चारों मतलब अक्षों के तंतु के ओर अवस्थित होता है, जिसे निबेन कर्ण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? निबेन कर्ण बोला जाता है। एक बार और करते हैं। इस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मध्य भाग में, जो गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, जो गति के लिए भाई साहब मतलब क्षमता देता है ना, मूव करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के चारों ओर व्यवस्थित होता है, जिसे हम लोग निबेन कर्ण बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के मतलब अक्षीय तंतु के चारों ओर रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निबेन कर्ण बोलते हैं। तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। यहाँ कह रहा है कि मध्य भाग को कोशिका द्रव एक महीन परत के रूप में घेरता रहता है। मध्य भाग को कोशिका द्रव एक महीन परत से, यानी बहुत पतला परत से उसको घेर के रखता है, जिसे हम लोग मैनचैट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनचैट कहते हैं। सोचो कितना ऑब्जेक्टिव खतरनाक वाली निकल रही है भाई साहब। मध्य भाग को कोशिका द्रव एक महीन परत के रूप में घेरता है, उसे क्या कहते हैं? मैनचैट कहते हैं। कुछ जंतुओं के शुक्राणुओं के मध्य भाग के अंतिम भाग में एक गहरा रंग की वल्य होती है, जिसे मुद्रिका सेंट्रियोल कहते हैं, याद रख लेना, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में रिंग सेंट्रियोल कहा जाता है। मैंने क्या कहा कि शुक्राणुओं के मध्य भाग के अंतिम भाग में एक गहरा रंग का वलय होता है, याद रखना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रिका सेंट्रियोल कहते हैं। बहुत खतरनाक लेवल वाली इसमें ऑब्जेक्टिव निकलती है बायो में। आप सोचते हो कि 30 ऑब्जेक्टिव कर लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो ये तुम्हारी भाई साहब भ्रम है और कुछ भी नहीं है, समझो। अब तुम जब चैप्टर कर रहे हो तो तुम्हें लग रहा होगा कि भाई साहब यूट्यूब पे तो सारे लोग ऐसे ही कुछ पढ़ा दे रहे हैं, बस एक लड़के का नंबर अच्छा नहीं लाता। भाई पूरा डिटेल में पढ़ाई करोगे तब तो मज़ा आएगा।
आगे बढ़े, मध्य भाग तुम्हें समझ में आ गया। अब सबसे नीचे वाला पूंछ हम लोग समझते हैं। मैंने 3 चीज़ें बताई थी, है ना, ऊपरी भाग, मध्य भाग और पूंछ। तो पूंछ करेंगे, सबसे नीचे वाला भाग टेल जिसको बोलते हैं। शुक्राणु का सबसे अधिक लंबा भाग पूंछ ही होता है। जो शुक्राणु है ना, तो भाई साहब उसका सबसे जो लंबा भाग होता है पूंछ ही होता है। ये गति के लिए आवश्यक है, यानी कि गति कराने के लिए भाई साहब ये पीछे हिलता डुलता रहेगा, मूव कराएगा, तब तो मोशन में फास्ट लेकर जाएगा ना, समझ रहे हो, पूंछ हिलेगा। मतलब गति को भाई साहब रफ्तार को बताता है ना, तो वहीं कर आवश्यक होता है। इसमें अक्षीय तंतु पाया जाता है, इसमें भी अक्षीय तंतु पाया जाता है, जिसे हम लोग एक्सोनीमा बोलते हैं। क्या कहते हैं लाडलो? एक्सोनीमा, याद रखना, ठीक है। एक कसाव के समान 9+2 विन्यास वाली संरचना होती है। तो ये आपको याद कर लो भाई साहब बेहतर तरीके से कि जो पूंछ की जो संरचना होती है भाई साहब वो 9+2 वाली होती है। क्लियर है? चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, छोटा सा पॉइंट था जो बता दिया। इसका नोट एक बता देता हूँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो कह रहा है कि सबसे छोटे शुक्राणु मगरमच्छ तथा एम्फियोक्सकस तथा सबसे बड़े शुक्राणु ड्रोसोफिला बाइफरका के होते हैं। याद रखना, सबसे छोटा मैंने बताया मगरमच्छ का और एम्फियोक्सस का। क्या है भाई साहब? एम्फियोक्सस, याद रख लेना, ठीक है। तो बोल लेना भाई साहब तुम ही। और आगे कह रहा है कि जो सबसे बड़ा शुक्राणु होता है वो किस में होता है? ड्रोसोफिल में, है ना, और बाइफरका में, याद रख लेना, बाइक्रफा में, ठीक है। तो ये 2 नाम बड़े वाले, 2 नाम छोटे वाले आप रट लो रोक के वीडियोस, ठीक है। चलो आगे देख लो भाई साहब। अब शुक्राणु के हम लोग प्रकार जानेंगे। शुक्राणु के बारे में सारी चीज़ें जान ली, फिगर बता दिया, कैसे वो डेवलप करता है, कैसे विकास करता है, वो सब चीज़ बता दिया। इसकी संरचना देखो भाई साहब, ये है शुक्राणु के प्रकार। देख लो, अब संरचना रचना आपने जान लिया, प्रकार देखो। शुक्राणु को उनकी संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में। शुक्राणु को उसके संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है कसाभी शुक्राणु, सबसे पहला कसाभी शुक्राणु होता है। चलो, तो ये भाई साहब स्पर्म का एक फिगर है, देख सकते हो शुक्राणु के, है ना, दिखाया है। आगे देखो, इस प्रकार के शुक्राणु में पूंछ में 1 या 2 कसाभ पाए जाते हैं। जो पूंछ वाला भाग है इसमें 1 या 2 कसाभ पाया जाता है, याद रख लेना। एक कसाभी शुक्राणु, है ना, कशेरु जीवों में पाए जाते हैं, है ना, M8-9। और अगला कह रहा है कि दृक्साभी शुक्राणु टॉडफिश में पाए जाते हैं, है ना, ये लिखना चाहिए था, है ना, ये टॉडफिश में पाए जाते हैं, याद रख लेना। और एक कसाभी शुक्राणु कशेरुकी जीवों में पाए जाते हैं। तो दोनों याद रख लेना ऑब्जेक्टिव के लिए भाई साहब, अच्छे से याद रख लो और पॉइंट बना के भी लिख सकते हो अगर पूछेगा कि शुक्राणु की प्रकार कौन कौन से हैं, कैसे क्या हो रहा है, ठीक। सबसे पहले अब डिटेल में हम लोग जानेंगे। हमारा सबसे पहला है अकसाभी शुक्राणु। क्या होता है ध्यान से देखना। इस प्रकार के शुक्राणु में कसाभ नहीं पाए जाते हैं। जब इस तरह के शुक्राणु होते हैं, देख रहे हो इधर उधर इसका डायरेक्शन, इधर उधर क्या हो रहा है, सब इसमें नहीं पाए जाते हैं। ऐसे शुक्राणु निमेटोड तथा क्रिस्टेशियंस जंतुओं में पाए जाते हैं, जैसे एक अरिस, है ना, क्या है, एस्केरिस, और एक है अमीबोइड शुक्राणु। याद रख लेना भाई साहब, 2 एग्जाम्पल बस, और कुछ नहीं था। ये बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, डेफिनेशन है ना, तो 2 ही नंबर में। अब जो हमारा भाई साहब अगला पॉइंट है वो है वीर्य। शुक्राणु आपने जान लिया, उसका प्रकार जान लिया, उसकी संरचना जान लिया, ठीक है। तो अब हमें जानना है वीर्य क्या होता है। चीज़ें हैं, ध्यान से समझना, सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, कतई ऐसा कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाई साहब शुक्राणु होता क्या है। देख लो, ये फिगर भी दे रखा है, ठीक है, ये वीर्य का फिगर है, वीर्य का, शुक्राणु नहीं, वीर्य का। शुक्राणु ऊपर पढ़ाया करा। शुक्राणु तथा, है ना, प्रोस्टेट ग्रंथियों से स्रावित, है ना, जो शुक्रीय प्लाज्मा मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। अब वीर्य का निर्माण कैसे होता है? शुक्राणु और प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित सक्रिय प्लाज्मा मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं, जो क्षारीय श्वेत यानी उजला गाढ़ा द्रव्य होता है। याद रख लेना, ठीक है, कलर तो तुम्हें पता है भाई साहब, जिसका pH मान 7.2 होता है, ठीक है। एक वीर्य का pH मान कितना होता है? 7.2। और ये बनता कैसे? शुक्राणु तथा प्रोस्टेट ग्रंथि के स्रावित शुक्रिय प्लाज्मा से मिलकर। क्लियर है? और इसका pH मान 7.2 होता है। ये बहुत गड्ढा होता है और कलर में उजला होता है।
वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या तथा स्थिति के आधार पर निम्न शब्दावली काम में लेते हैं। क्लियर है? तो आपको बेसिकली आपका डेफिनेशन तो तैयार हो गया, आपने परिभाषा तो जान लिया भाई साहब कि वीर्य का परिभाषा कैसे लिखोगे। बस नॉर्मल सा 2-3 पॉइंट्स इसमें से उठा लो और एक 3 लाइन 2 लाइन का आप स्ट्रक्चर तैयार कर लो और ये आप देख ही रहे हो कि कैसा होता है। आपने फिगर देखा भाई साहब, थोड़ा सा आगे जो पॉइंट्स है इसके उसको लिख लेते हैं। क्या पॉइंट है लाडलो? ओलिगोस्पर्मिया जो है ये प्रति ml वीर्य में 2 बिलियन से कम शुक्राणुओं का पाया जाना, ये याद होता है, बस याद रखना ओलिगोस्पर्मिया होता है। और एजियोस्पर्मिया क्या होता है लाडलो? वीर्य में शुक्राणु अनुपस्थिति होना, यानी कि वीर्य में शुक्राणु जो होते हैं इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। और अगला नेक्रोस्पर्मिया क्या होता है? वीर्य में अचल शुक्राणुओं का पाया जाना। तो ये 3 पॉइंट्स याद रख लेना बेहतर तरीके से। अगर आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो ध्यान में आपके रहेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही इसे समझना है, बस देख लेना है। अब हम लोग बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। क्लियर है? कितना है टोटल? जस्ट अ सेकंड गाइस, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा लंबा ये वीडियोज़ आपके लिए होने वाला है, तो थोड़ा सा सब्र बना के रखना, ठीक है। मादा जनन तंत्र क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं बेहतर तरीके से। मादा जनन तंत्र जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, फीमेल है ना, यानी स्त्रियों के लिए, इसे मादा जननांग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। मादा के लैंगिक अंग भी कहा जाता है इसे, मादा का लैंगिक अंग भी कहा जाता है इसे। मादा जनन तंत्र को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। यह जनन तंत्र स्त्रियों के श्रोणि या पेल्विक के भाग में स्थित होता है। कौन से भाग में भाई साहब पूछ देगा? तो पेल्विक भाग में भाई साहब। ये जो जनन तंत्र स्त्रियों में जो श्रेणी या पेल्विक भाग में स्थित होता है उसे हम लोग मादा जनन तंत्र बोलते हैं। इस तंत्र में अंडाशय या अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि तथा ब्रह्म जननांग शामिल होते हैं। ये पूरा पार्ट बता दिया जो इसके पूरे पार्ट होते हैं। मादा जननांग तंत्र के जो पूरे पार्ट होते हैं भाई साहब, एक अंडाशय, एक अंडवाहिनी है ना, गर्भाशय, योनि और एक ब्रह्म जननांग दे ही दिया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं इसके अंदर में शामिल होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव भाई साहब पूछ सकता है तुम्हारा, यहाँ से याद रखिएगा। 1 से 2 नंबर यहाँ से तुम्हारे फिक्स क्वेश्चन है, बस इतना याद रख लेना बेहतर तरीके से। क्लियर है? तो ये तुम्हारे अगर पूरा पूछतेगा ना खाली कि मादा जनन तंत्र क्या होता है, तो ये मात्र 2 नंबर में पूछेगा। लेकिन इसके बारे में पूरा डिटेलिफिकेशन में अगर आपसे आंसर पूछ दिया, पूरा डिटेल में पूछ दिया, पूरा गहराई से जाकर पूछ दिया, तो आपको इसका आंसर गहराई से लिखना है। इतना तो लिखना ही है, मैंने आपको बताया, बेहतर तरीके से आप रख सकते हो। थोड़ा सा आगे देख लो, ये पूरा फिगर भी बता दिया है, ठीक है, क्लियर है। और इसके पार्ट्स के बारे में मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, और कुछ चीज़ें नहीं जाननी है। कह रहा है कि मादा जनन के इस सभी लैंगिक अंगों में स्थित को निम्न चित्र द्वारा जान सकते हो भाई साहब। सबसे पहले अंडाशय जिसको हम ओवरी बोलते हैं, इसके बारे में अगर आप सबसे पहले जानोगे, भाई पार्ट बाई पार्ट आपको जानना भाई साहब बेसिकली। तो ये लो, पूरा पार्ट मैंने तैयार कर रखा है, ठीक है। चलो ध्यान से देख लो। तो अंडाशय को ओवरी बोलते हैं, और ओवरी कौन सा पार्ट को बोलते हैं भाई साहब? यहाँ है, कन्फ्यूजन में मत रहना, मैंने पूरा लिखा है। ये नॉर्मल ओवरी है, बहुत नॉर्मल वाली, लेकिन ये पूरा क्या है? कंप्लीट ओवरी है। क्लियर है? तो अच्छे से याद रख लेना। अब होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिगर तो आपने समझ लिया, और कौन सा पार्ट होता है वो भी आपने समझ लिया। यह माता का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, ठीक है, मतलब एक लेडीज़ का। क्लियर है? प्राथमिक अंग सबसे, है ना, पहले वाला। क्लियर है? कर प्रत्येक अंडाशय 3 सेमी लंबा, 2 सेंटीमीटर चौथा तथा 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। याद रखना, ठीक है। 3 सेंटीमीटर क्या होता है भाई साहब? लेंथ होती है। क्लियर? 2 सेंटीमीटर क्या होती है? विड्थ होती है, माने चौड़ाई, और 1 सेंटीमीटर क्या होता है? मोटा होता है। दोनों अंडाशय अंदर गुहा में पृष्ठ, है ना, रज्जु के दोनों ओर श्रोणि भाग में स्थित होते हैं। तो यहाँ से छोटा सा पॉइंट भाई साहब याद रख लेना। यहाँ तक तो तुम्हें पता है, पूरा डिटेल में आपको समझाया, फिर यहाँ से यहाँ तक आप अच्छे से देख लेना। क्लियर है? कुछ भी याद नहीं करना है, अच्छे से मैंने मतलब पृष्ठ रज्जु के दोनों ओर स्रवित भागों में होते हैं, तो उसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। क्लियर है? चलो, तो आगे हम लोग अगले पार्ट की ओर जानेंगे। इसमें छोटा सा एक और चीज़ याद रख सकते हो, देखो मैं बताता हूँ क्या याद रखना है। करे अंडाशय, ध्यान से देखिएगा लाडलो, ठीक है।
कह रहा है कि अंडाशय स्नायु द्वारा गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। बस इतना याद रखना, ये जो अंडाशय है वो स्नायु, जिसको हम लिगामेंट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो याद रख लेना, स्नायु द्वारा गर्भाशय से सीधे ये जुड़े रहते हैं, सीधे के सीधे। कह रहा प्रत्येक अंडाशय मीसोवेरियम द्वारा श्रोणी भाग के द्वार से टीका होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीसोवेरियम बोलते हैं, है ना। मतलब जो भाग से ये भाई साहब टीका होता है, उस टीके हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमोवेरियम, है ना, मीसोवेरियम बोलते हैं। इसके लगने के साथ पर नाभिक या हाइलन होता है, याद रख लेना, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि मीसोवेरियम के लगने के स्थान पर नाभिक या हाइलम होता है, जिससे रुधिर वाहिनियाँ तथा तंत्रिकाएं अंडाशय में प्रवेश करती हैं। क्लियर है, कुछ भी नहीं है। जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए बेस्ट है, वरना भाई साहब देख लो कितना डिटेल में ये नोट्स है, तो ज़्यादा नहीं, है ना, आराम से लो। अंडाशय के द्वारा मादा हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, इसको मादा हार्मोन बोलते हैं भाई साहब, दोनों मादा में पाया जाता है, याद रखना। तो अंडाशय के द्वारा मादा हार्मोन तथा अंडाणुओं का निर्माण होता है। क्लियर है, याद रख लेना भाई साहब, मादा हार्मोन दो होते हैं, एस्ट्रोन और एक प्रोजेस्टेरोन, ये तो सबको याद है। तो ऑब्जेक्टिव में बहुत खतरनाक लेवल से ये पूछता ही है और पूछेगा फिर भी, ठीक है। अंडाशय 3 परतों द्वारा घिरा हुआ रहता है। कौन कौन से लाड लो, सबसे बाहरी परत को हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम, क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम, ठीक है। मध्य में जो होता है उसे बोलते हैं जनन एपिथेलियम, ठीक है। और सबसे आंतरिक यानी सबसे जो अंदर वाला भाग होता है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका, है ना, एल्बुजिनियम। क्लियर है, तो अच्छे से तीनों पार्ट्स याद रख लेना। अंडाशय के 3 परत होते हैं, तो ये परत भाई साहब जिससे वो घिरा हुआ रहता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया भाई साहब पेरिटोनियम, दूसरा मैंने आपको बताया एपिथेलियम, और तीसरा मैंने आपको बताया ट्यूनिका, ठीक है। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये तीनों पार्ट से जो अंडाशय है वो घेरा हुआ रहता है 3 परत से। क्लियर है, इन परतों से घिरा अंडाशय का आंतरिक भाग है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं या पीठिका कहलाता है। तो स्ट्रोमा कहलाता है या पीठिका कहलाता है। क्लियर है, कह रहा है जो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर तरीके से याद रख लेना है, ठीक है, एक स्ट्रोमा और एक पीठिका। अब आगे थोड़ा सा अगर हम लोग पॉइंट्स के बारे में बात करें, 30 मिनट का वीडियो शायद हो गया होगा, 30 से 35 मिनट का। कह रहा है कि बाहर की तरफ स्ट्रोमा यानी कि कॉर्टेक्स पीठिका तथा अंदर की तरह स्ट्रोमा मेंडुला पीठिका होते हैं। क्लियर है लाडलो, कह रहा है कि बाहर की तरफ जो होता है वो होता है स्ट्रोमा कॉर्टेक्स। क्लियर है, पीठिका, ठीक है। ये मतलब अंदर भाई हिंदी में लिख रखा है स्ट्रोमा कॉर्टेक्स यानी पीठिका वल्कुट। तो जो बाहर की तरफ होता है वो होता है स्ट्रोमा, और अंदर की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा मेडुला, याद रख लेना। क्लियर है, जो बाहर वाला होता है स्ट्रोमा कॉर्टेक्स और जो अंदर की तरफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा मेडुला पीठिका, है ना। मतलब पीठिका मत याद रख लेना, और 2 ही याद रखना, ये होता है। आगे अगर पॉइंट्स के बारे में बात करोगे तो स्ट्रोमा कॉर्टेक्स में अंडाशय यानी कि पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, जबकि स्ट्रोमा मेडुला में रुधिर वाहिनी पाई जाती हैं। स्ट्रोमा कॉर्टेक्स में अंडाशय पुट्टिकर पाए जाते हैं भाई साहब, और अगला स्ट्रोमा मेडुला में क्या पाया जाता है, रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। ये 2 चीज़ें याद रखना। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब होता क्या है। तो भाई साहब ये देख लो, फ्लेंटियर ट्यूब उधर वाला पार्ट होता है, जो ओवरी होता है ना छोटा वाला, इधर कंप्लीट ओवरी होता है, मैंने आपको बताया था, है ना। हाँ, तो ये जो ओवरी है इसके ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो आउटर लेयर है जो आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। हिंदी में अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, सिंपल सा बात है, तो याद रख लेना, ठीक है। ये वजाइना है।